दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। पेट के एग्जाम के लिए जो स्टैटिक जी के 10 नंबर की आती है, उसमें जितने भी अभी तक सवाल पूछे गए विश्व संगठन और उनके मुख्यालयों के बारे में, उसके बारे में इस क्लास में साहब चर्चा करेंगे और रटा देंगे, मज़ा आ जाएगा, धुआं मच जाएगा। ठीक है साहब। तो पहला जो सवाल था संगठन वाले PYQs में, उसमें पहला सवाल पूछा गया था दोस्तों ब्रिक्स के बारे में। और क्वेश्चन ये था कि ब्रिक्स में इनमें से कौन सा देश शामिल है और कौन सा शामिल नहीं है। तो हम इसमें आपको पूरे ही ब्रिक्स के बारे में बता देते हैं कि जिससे कि कोई भी क्वेश्चन ब्रिक्स का आए तो आपका गलत ना हो। तो ब्रिक्स के बारे में कथा शुरू करने से पहले आपको बताएं कि जो ब्रिक्स था, ये जो एस लगा हुआ है, पहले ये एस नहीं लगा था, पहले इसका नाम है ब्रिक। सबसे पहले इसका नाम था ब्रिक। और ब्रिक जो नाम दिया था, वो नाम दिया था जिम ओ नील ने। जिम करने जाते हो, जिम ओ नील के द्वारा ब्रिक शब्द दिया गया था, ठीक है। यानी इसमें ब्रिक में एस शामिल नहीं थी पहले। तो जब एस शामिल नहीं थी तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रिक हो जाएगा। और वो नाम किसने दिया था, जिम ओ नील के द्वारा ब्रिक शब्द दिया। और जो ये जिम ओ नील थे, ये भाई साहब जो थे ना, जिम ओ नील आदमी है, ये अर्थशास्त्री थे। पहली बात तो ये कि ये एक अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे। और किस संस्थान के अर्थशास्त्री थे, तो ये थे गोल्डमैन सक्स के। गोल्डमैन सक्स, ठीक है। ये गोल्डमैन सक्स एक संस्था थी, इस संस्था के ये अर्थशास्त्री थे जिम ओ नील। क्या नाम है, जिम ओ नील। नील लगा के जिम जाते थे आराम से, ठीक है। तो ब्रिक में शामिल थे। अब इस देखो ब्रिक की ना फुल फॉर्म क्या होगी। बी से तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ब्राज़ील, ठीक है। बी से क्या हो जाएगा, ब्राज़ील। आगे आर से क्या हो जाएगा, रसिया, अरे है रसिया। आई से हो जाएगा इंडिया। और सी से हो जाएगा चाइना। और जब ये ब्रिक शब्द दिया गया था जिम ओ नील के द्वारा, वो दिया गया था 2006 में। कब दिया गया था, 2006 में, ठीक है। फिर 2006 में साहब इसकी पहली अनौपचारिक बैठक हो गई। भाई ब्रिक शब्द आ गया 2009 में, तो इसकी जो प्रथम अनौपचारिक का मतलब होता है अनऑफिशियल, ऐसे ही बैठे थे ठलुआ ठेंगरे, चलो का करें कचूना, तो चलो बैठक ही कर लेते हैं। तो जो पहली अनौपचारिक बैठक हुई थी वो हुई है 2006 में। 2006 में ही जिम ओ नील ने, इसी 2006 में जिम ओ नील ने ब्रिक शब्द की उत्पत्ति करी, जिसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना शामिल है, जो गोल्डमैन सक्स के अर्थशास्त्री थे। तो इन्होंने 2006 में ही अपनी पहली अनौपचारिक, यानी ऐसे ही, अनौपचारिक का मतलब होता है कि अनऑफिशियली बस मिलना जुलना, चाय पानी कर ली और बढ़िया हो कि नहीं बढ़िया। लड़की देखने जाते हैं, लड़के वाले लड़की देखने जाते हैं, तो पहले एक अनऑफिशियल मीटिंग टाइप की होती है, किसी रेस्टोरेंट में हो जाएगी या किसी पार्क में हो जाएगी कि हाँ साहब देख लेते हैं कैसे वैसे। फिर जब कुछ मामला लगने लगता है कि घर परिवार बढ़िया है साहब, तो फिर घर पे जाते हैं ऑफिशियली बैठक करने। तो जो ऑफिशियली बैठक होती है उसको औपचारिक बैठक कहते हैं। और जो ऐसे ढाबे पे हो गई, रेस्टोरेंट में हो गई, पार्क में हो गई, वो होती है अनऑफिशियल। तो ये अंतर होता है, ठीक है। तो इसकी जो प्रथम अनऑफिशियल बैठक हुई वो ही आपकी अनौपचारिक बैठक हुई, वो 2006 में। लेकिन जो इसकी प्रथम औपचारिक बैठक हुई, ऑफिशियल बैठक हुई, वो बाद में हुई। जाहिर सी बात है, लड़की वैसे ही नॉर्मली देख ली बाहर, घर परिवार से मिल ली, मतलब देख लिया बाहर ही। अब घर देखने जाएंगे साहब अंदरूनी मामला कैसा है। तो इसकी जो ऑफिशियली बैठक हुई वो हुई 2009 में। कब हुई, 2009 में, ठीक है। और 2009 में ये बैठक कहाँ हुई थी, रूस में। कहाँ हुई थी, रूस में। अच्छा, फिर आप सोचोगे कि ये अनऑफिशियल वाली बैठक कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी यूएन महासभा की। यूएन महासभा होती है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, उसी के दौरान, उसी के सम्मेलन में, ठीक है। और ये सभा तो न्यूयॉर्क में होती है। तो इस तरीके से आपने ये भी समझ लिया कि पहली जो बैठक हुई थी अनौपचारिक वाली 2006 में हुई यूएन महासभा के दौरान। और फिर बाद में जब घर परिवार अंदर से देखने गए औपचारिक बैठक हुई, वो हुई 2009 में, वो हुई रसिया में। तुम्हारा फेवरेट, हमारा फेवरेट, सबका फेवरेट रसिया, ठीक साहब। तो ये रसिया में बैठक हो गई। अब साहब क्या हुआ, अब ये ब्रिक ना मज़ा नहीं आ रहा था इसको ब्रिक में, तो फिर इसको बाद में ना इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। साउथ अफ्रीका शामिल हुआ 2010 में। कब, 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हो गया साहब। 2010 में मज़ा आ गया। अब जब साउथ अफ्रीका शामिल हो गया तो ब्रिक था ना, ब्रिक, इसमें एस जुड़ गया। ये वाला जो एस था ना, वो एस यहाँ जुड़ गया, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स नाम कब पड़ जाएगा इसका, 2010 में, क्योंकि इसमें
कौन शामिल हो गया? साउथ अफ्रीका। क्लियर है? यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो अगर आपके ये पूछे जाए कि इसके प्रारंभिक सदस्य कौन थे, सबसे पहले 2006 में तो ये थे ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। फिर 2010 में कौन जुड़ गया? साउथ अफ्रीका। अब 2025 चल रही है, 2025 में भी नए सदस्य जुड़े हैं, नए सदस्य जुड़ गए। कौन कौन से जुड़ गए 2025 में नए सदस्य? आपको पता ही होगा, जनवरी 2000 उसमें करंट अफेयर्स में आपने सुना भी होगा। एक तो जुड़ा है मिस्र, एक जुड़ा है इथियोपिया, ठीक है, एक जुड़ा है ईरान और एक जुड़ा है यूएई। ये 4 आपने ऐसे देश सुने होंगे जो अभी नए जुड़े हैं। तो अब जो देश हो जाते हैं वो कितने हो गए? पहले कितने थे? 5, 4 और जुड़ गए तो अब 9 सदस्य हो गए टोटल। ठीक है, एक देश और है, उसका नाम है सऊदी अरब। क्या नाम है उसका? सऊदी अरब। ठीक है, अब देखो ये जो यूएई है इसका मतलब सऊदी अरब अमीरात होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ सऊदी अरब की। तो जो सऊदी अरब है वो आमंत्रित देश है अभी इस वक्त ब्रिक्स का, इनवाइटेड कर दिया गया है लेकिन मेंबर नहीं बना। आमंत्रित देश तो है लेकिन सदस्य अभी नहीं है। ठीक है, कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैं क्लियर कर दूंगा आपको। ओके, भारत सरकार की वेबसाइट से हमने ये डेटा उठाया है। कई किताबों में दे देते हैं कि ये सदस्य है, कई किताबों में देते हैं सदस्य नहीं है। मैंने इसके लिए PIB से भी डेटा यूज़ किया है। भारत सरकार की वेबसाइट है ऑफिशियली, उसमें इसको सदस्य नहीं माना है, आमंत्रित देश माना है। ठीक है, तो हो सकता है कई किताबों में दें, कई किताबों में न दें। ये सवाल इस तरीके का आएगा भी नहीं पेपर में क्योंकि डिस्प्यूटेड है। फिर भी मैंने ऑफिशियली गवर्नमेंट की वेबसाइट है उससे आपको बताया कि ये इन्वाइटेड मेंबर है जबकि परमानेंट मेंबर नहीं है। कौन? सऊदी अरब। जबकि ये सारे चारों के चारों परमानेंट मेंबर बन गए, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई। अब आपको पूरी की पूरी कथा ब्रिक्स के बारे में समझ में आ गई होगी, कब क्या कैसे हुआ। ठीक है, ब्रिक्स के मेंबर पूछे जाएंगे तो आप बता दोगे, बैठक पूछी जाएगी सब बता दोगे साहब। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अब PYQ पे देखते हैं अगला। चलो कुछ एक चीज़ आपको और बता दें जो आपके काम आ सकती है कि जो फोर्टोलोजा घोषणा पत्र, कौन सा? फोर्टालोजा घोषणा पत्र या फोर्टालोजा घोषणा, ठीक है, या न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इसको ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, इसी को ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। और एक आपका और है आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था। 3 ये आप जो है सुनते रहते होंगे अखबारों में, आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था, इसको इंग्लिश में कहते हैं CRA, यानी कि मैं लिख दे रहा हूँ, मैं बोल नहीं पाता, कंटिंजेंट कहते हैं। मतलब इंग्लिश मेरी बहुत ही ज़्यादा स्लो है एकदम, इसको क्या पढ़ेंगे? कॉन्टीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। ये जो वर्ड है ना, ये 3 वर्ड, इन तीनों वर्डों का संबंध ब्रिक्स से है। ऐसे कई बार आ चुका है पेपर में कि फोर्टोलोजा घोषणा का संबंध किस संस्थान से है। फोर्टोलोजा घोषणा का संबंध किस संस्थान से है? तो ब्रिक्स से है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, या जिसे ब्रिक्स बैंक नहीं देंगे ऑप्शन में, ये देंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक का संबंध किस संस्थान से है? ब्रिक्स से है। या आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था, कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, इसका संबंध किस संस्थान से है? तो ब्रिक्स से है। ठीक है, आगे अपन और समझते हैं। अच्छा, ये जब NDB की बात आई गई है तो मैं आपको इसका हेडक्वार्टर भी बता देता हूँ। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है शंघाई में, शंघाई चाइना में पड़ता है। ठीक है, और इसकी स्थापना, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2015 में की गई थी। ये आपको मैंने सारी जानकारी दे दी। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं अगली कथा पे। जो अगली कथा थी, यानी अगला क्वेश्चन पूछा गया था PYQ में, वो सार्क के बारे में पूछा गया था कि सार्क का इनमें से कौन सा देश सदस्य नहीं है। तो सार्क के बारे में भी थोड़ी सी आपको बता दें कि पहले सदस्य इसके सभी कौन से हैं। तो इसके 8 सदस्य हैं पहली बात तो। ठीक है, एक तो अपना इंडिया है, एक अपना पाकिस्तान है, ठीक है, एक इंडिया हो गया, एक पाकिस्तान हो गया, एक अफ़गानिस्तान हो गया, एक बांग्लादेश हो गया। ये सिंपली आपको पता ही होंगी सारी चीज़ें। एक भूटान है, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान हो गया। एक नेपाल महाराज हो गए अपने बगलू वाले। एक अपनी श्रीलंका हो गए, एक अपना मालदीव हो गया। ठीक है,
इस तरीके से देखा जाए तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अपने इसमें शामिल हैं। अब देखो जो क्वेश्चन आया था उसमें ये था, ऑप्शन दिए थे भूटान, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार। तो म्यांमार इसमें शामिल नहीं है, म्यांमार शामिल नहीं है ना। ये 8 सदस्य इसमें शामिल हैं। तो ये 8 सदस्य अपने को पता होंगे तो अपन निकाल लेंगे कौन सा सदस्य सार्क में शामिल है और कौन सा नहीं है। तो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव इसमें शामिल है। अब सार्क की जब बात आई गई है तो देख लेते हैं कि कब पैदा हुए थे सार्क। तो सार्क की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1985 में, ठीक है। और कहाँ पैदा हुए थे, मतलब कहाँ इनकी स्थापना हुई थी, तो स्थापना तो इनकी देखो ढाका में हुई। पैदा तो जो ढाका में हुए, ढाका कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश में, ठीक है। पैदा तो जो सार्क हुए ढाका में, लेकिन इनका जो हेडक्वार्टर है, यानी इनका जो मुख्यालय है वो ढाका में नहीं है, वो कहाँ पे है, काठमांडू में है। देख रहा है विनोद, ढाका में पैदा ले हो रहे हैं, काठमांडू में इन्होंने अपना घर बना लिया, ठीक है। जैसे सुन, शादी से पहले जन्म हुआ लड़की का ढाका में और ससुराल बना ली काठमांडू में, ऐसे ही समझ लो। 1985 में सार्क नाम की एक सुंदर सी कन्या जन्मी, जिन्होंने ढाका में अपना बचपन बिताया। फिर जब बड़ी हो गई तो ब्याह रचा के काठमांडू चली गई, ठीक साहब, अगल बगल का मामला है। इस तरीके से आपने सार्क भी समझ लिया। अब अपन इसके आगे के MCQ समझते हैं कि और कौन कौन से PYQ आए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साहब। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत आसियान का क्षेत्रीय भागीदार कब बना। भारत आसियान का क्षेत्रीय भागीदार कब बना, रीजनल डायलॉग पार्टनर कब बना, ठीक है। क्षेत्रीय भागीदार कब बना, तो भारत जो है वो आसियान का क्षेत्रीय भागीदार बना था दोस्तों 1992 में। कब बना था, 1992 में। क्या, क्षेत्रीय भागीदार, ठीक है। आसियान का क्षेत्रीय भागीदार भारत बना 1992 में। अब ये आसियान देखो आ गया, तो मैं आपको आसियान के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं कि आसियान की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1967 में। कब हुई है आसियान की स्थापना, 1967 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है आसियान का, आसियान का मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। कहाँ पर है, जकार्ता, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में पड़ता है अपना जकार्ता, उसकी ये राजधानी है ना वहाँ की, तो वही इंडोनेशिया का जकार्ता है। 1967 में आसियान पैदा होता है और इंडिया इसमें रिश्तेदार के तौर पर शामिल हो जाता है 1992 में, ठीक है। 1967 में आसियान बन गया, भारत उसमें क्षेत्रीय भागीदार, सदस्य नहीं है, रीजनल पार्टनर है बस, ओके। आगे बढ़ते हैं अपन लोग, अगला MCQ। और बताओ, इंडिपेंडेंस डे बढ़िया चल रही है, आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी, है, बेरोजगारी से आज़ादी, है, ताने झेलने से आज़ादी, टेस्ट सीरीज देने से आज़ादी, है भाई। आज़ादी बेटा तभी मिलेगी जब तुम्हारी बढ़िया तुम सेटल्ड हो जाओगे। आज़ादी तो वही होती है ना कि हम अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी सकें। या तो तुम नौकरी लगा लो अपनी बढ़िया, या तुम अच्छा अपना कोई बड़ा बिजनेस कर लो। ये तुम्हारे अभी इतना आसान नहीं होगा, देखो इतना आसान नहीं होता है ना। बिज़नेस के लिए पैसा चाहिए होता है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नौकरी के लिए तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है, नौकरी लग गई, काम खत्म, सैलरी आती रहेगी, धीरे धीरे सैलरी बचाते जाओ, बचाते जाओ, बढ़िया बिजनेस कर लो। मेरे दोस्तों, मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं वैसे बताता नहीं हूँ, मेरे अच्छे खासे कई सारे बिजनेस चल रहे हैं। तो जॉब से मैंने क्या किया, मैं जैसे 12 साल से जॉब में हूँ, तो मैंने अपनी सैलरी बचा ली धीरे धीरे। स्टार्टिंग में जब मैं लेखपाल था तब मेरी 30,000 सैलरी महीने पे थी, फिर मैंने कम खर्चा किया, फिर मैं जो ARO बन गया, फिर RO बना, फिर PCS में सिलेक्शन हुआ, तो जो सैलरी मेरी उस हिसाब से बढ़ती चली गई। तो मैंने पैसा बहुत कम खर्च किया, स्टार्टिंग में कंजूसी से रहा मैं, मतलब कंजूसी से का मतलब है कि कम उधर उधर उड़ाया, धीरे धीरे पैसा बचाया मैंने, फिर अपना पैसा बचा के मैंने बिजनेस कर लिया, प्रॉपर्टी ले ली। तो ये सब चीज़ें आप भी करना, इससे क्या हो गया ना, अब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो कि ठीक है, जॉब की सैलरी तो आ ही रही है, लेकिन हमारे अदर जगह से भी पैसा आ रहा है, तो आप बहुत टेंशन में नहीं रहोगे, मस्त मौला बन के रहोगे, क्योंकि आपके पास बिजनेस का भी ऑप्शन खुल जाएगा। एक जगह निर्भर नहीं रहना चाहिए ना, प्लान भी होना चाहिए ज़िंदगी में। सम्मत भैया से ये चीज़ें सीखा करो आप। अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, सही में बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़रूरी होती है। मैं भी कोई बहुत बड़ा उम्र का नहीं, 29 साल का ही हूँ अभी, 24 जुलाई को मेरा बर्थडे था ना, तो 29 साल का हुआ मैं। 29 साल कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं है, लेकिन आप चाहो तो आप भी ऐसे कर सकते हो, मेरे बराबर की। तो आप लोग थोड़े बहुत ही छोटे बड़े हो गए। अगला देखते हैं साहब। अगली जो सवाल है वो है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। मैं तो बहुत इनकरेज करता हूँ
अपनी वाहवाही करने की कोई आदत नहीं है मेरे को, मैं तो मोटिवेशन के लिए बताता रहता हूँ कि आप भी कर सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये पूछा गया था। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों पड़ता है लुसाने में, लुसाने में पड़ता है, और लुसाने पड़ता है स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पर? स्विट्ज़रलैंड। ओके, स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। और इसका जो गठन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का, वो हुआ था 1894 में। कब हुआ था? 1894 में। किसका? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का। तो ओलंपिक समिति का गठन होता है साहब 1894 में, जबकि इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्ज़रलैंड में। आगे देखते हैं अगला सवाल पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर पूछा गया था कि हेडक्वार्टर किस देश में है, ये पूछा गया था किस देश में है। तो ये देश पड़ता है दोस्तों नीदरलैंड, नीदरलैंड। और नीदरलैंड में सिटी है द हेग के नाम से, द हेग के नाम से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है, और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक यूएनओ का एक अंग है। जो आपको मैंने सक्सेस सीरीज में बताया था ना, 6 अंग होते हैं, तो इसमें से 6 अंग में से एक ऐसा अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है। न्यूयॉर्क में नहीं है तो कहाँ है? द हेग में। और द हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। अगला अभी रिवीजन कराएंगे, थोड़ा सा देख लें। आगे देखते हैं साहब। अगला जो सवाल है वो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में। परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसके बारे में इसका हेडक्वार्टर पूछा गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर पड़ता है आपका वियना में। वियना कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रिया में। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया तो अलग होती है, वो रिकी पॉन्टिंग वाली है ना। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ये ऑस्ट्रिया अलग है, वियना में। ठीक है, तो ये इसका स्थापना जो कब हुई ये भी अपन देख लेते हैं। इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1957 में। कब? 1957 में। किसका? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 1957 में गठन होता है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। ओके, आगे बढ़ते हैं साहब। और बताओ, सब बढ़िया चल रहा है? धीरे धीरे ऐसे दिवस चले जाएंगे। आज स्वतंत्रता दिवस आ गया, इससे पहले रक्षाबंधन चला गया था, फिर इससे पहले और भी चीज़ें चली जा रही हैं। अब धीरे धीरे नई नई आएंगी। करवा चौथ आएगा भैया, करवा चौथ। आज देख कैसे दांत खिलखिला गए तुम्हारे करवा चौथ के नाम पे हैं। और भाई साहब वैलेंटाइन डे से ज़्यादा खुशी हो रही होगी। आज करवा चौथ मनेगा बड़ा बढ़िया बढ़िया साहब स्टेटस लगते हैं करवा चौथ पे, मज़ा आ जाएगा, धुआं मच जाएगा ना। जिन लोगों की शादी हो चुकी है उन्हें करवा चौथ का इतना मतलब क्रेज नहीं है, लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई है, मेरी शादी में अभी बाकी हैं हफ्ते 4 बरस लगे हैं मतलब जिनकी अपकमिंग शादी है, या जो नए निब्बा निब्बी बने हैं, निब्बा निब्बी जो बने हैं ना, उनका एक अलग खुमार होता है करवा चौथ का। हाँ बाबू, मैं खाना नहीं खाऊंगी, चिंता मत करो बाबू, तुम ही तो हो बस मेरे, तुम्हारे लिए मैं भूखी रहूंगी। और जिस बाबू के लिए तुम भूखी रहोगी ना, उस बाबू के लिए पता नहीं कितनी कितनी लड़कियां भूखी रह रही हैं, जिन्हें पता तुम्हें। ठीक है भाई, शादी से पहले बड़ा टेंशन है। हम समझते हैं कि हाँ मेरी वाली बहुत अच्छी है, मेरी वाली सबसे अलग है। अजी घंटा मेरी वाली हमें बना रही है ढंग से और ऐसे ही मेरा वाला सबसे अलग है, घंटा मेरा। मतलब सभी एक से नहीं होते, सम बॉयज़ या सम गर्ल्स आर नॉट सेम। तो लेकिन एक एवरेज पे बता रहा हूँ कि सब शादी से पहले भाई किसी का कोई भरोसा ना है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला सवाल। लौट आओ, यहीं पे लौट आओ, खूब घूम लेते हो, इधर लौट आओ दोबारा से। अगली जो बात थी वो थी ओपेक की। ओपेक का मुख्यालय पूछा गया था कि इसमें ओपेक का मुख्यालय। ओपेक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम फॉर एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन। ठीक है, यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, OPEC। इसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया था कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो मुख्यालय है वो है दोस्तों वियना में। कहाँ पर? वियना में। और वियना कहाँ पड़ी है? अभी बताया था मैंने,
ऑस्ट्रिया में, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। जो इसकी स्थापना हुई है वो 1960 में हुई है, और इसकी स्थापना के लिए जो सम्मेलन हुआ था, जो स्थापना के लिए जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था बगदाद में। बगदाद कहाँ पड़ता है, इराक में। तो एक क्वेश्चन अगला यही है, वो मैंने इसी में करा दिया कि ओपेक की स्थापना के लिए जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, और उसमें ऑप्शन वियना भी था और बगदाद भी था। तो आपको याद रखना है कि वियना ऑप्शन गलत माना जाएगा अगर ये पूछा गया कि स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ, तो क्या सही माना जाएगा, बगदाद। लेकिन अगर पूछा जाए हेडक्वार्टर कहाँ है ओपेक का, तो वियना में है। वियना कहाँ की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की, ठीक है। अगला साहब, अगला देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया है नाटो के बारे में कि नाटो का मतलब नाटो में शामिल नया देश कौन सा है। नाटो में शामिल नवीनतम देश पूछा गया है, मतलब ऐसा कौन सा देश है जो हाल ही में नाटो में शामिल हुआ। तो नाटो में दोस्तों अभी इस वक्त 32 देश हैं। कितने देश हैं, 32 देश हैं इस वक्त। तो 32 देश हैं, तो 32वां देश कौन सा है, 32वां देश है इसका स्वीडन, ठीक है। स्वीडन इसका 32वां देश है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था 31वां, क्योंकि जब क्वेश्चन बना था तब 32 नहीं थे, तब 31 थे। तो मैं आपको 31वां भी बता दे रहा हूँ साथ में ही। 31वां देश था फिनलैंड। नाटो जानते हो क्या होती है, नाटो नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, वही होता है नाटो। ये नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका का जो सुरक्षा वगैरह करता है, सिक्योरिटी से संबंधित है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि नाटो की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1949 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स में। अब बताओ ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है, बताओ। ब्रुसेल्स पड़ता है बेल्जियम में। कहाँ पड़ता है, बेल्जियम में। क्लियर है। अगर नाटो में पूछा जाए कि नाटो का नवीनतम देश कौन सा है, 32वां, तो स्वीडन। 31वां पूछा जाए तो फिनलैंड। कुल कितने देश हैं, 32 हैं। स्थापना कब हुई, 1949 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। अब एक चीज़ रह गई कि नाटो की फुल फॉर्म क्या है, ये भी तो आ सकता है। इसकी जो फुल फॉर्म क्या है नाटो की, नाटो की फुल फॉर्म है दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ माने क्या होता है, उत्तरी, ठीक है। तो उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी इसको कहते हैं हिंदी में, और इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, किसकी, नाटो की। अगला देखते हैं साहब, अगला जो सवाल है वो देखो। अगला सवाल पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन को इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है कि समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है। लंदन में है साहब, और लंदन कहाँ पड़ता है, इंग्लैंड में, इंग्लैंड, ठीक है। तो लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है। लंदन पता है किस नदी के किनारे है, लंदन बहुत खूबसूरत नदी के किनारे है जिसका नाम है टेम्स नदी के किनारे है लंदन। जाना कभी घूम के आना, मैं नहीं गया अभी, मतलब मैं जाऊंगा, हो सकता है इसी साल जाऊं घूमने, मेरा बहुत मन है पेरिस घूमने का, पेरिस लंदन। वीज़ा नहीं बन पा रहा है ठीक से, अभी वीज़ा बन जाए तो उड़ जाऊं मैं भी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है, लंदन, जो किस नदी के किनारे है, टेम्स नदी के किनारे। क्लियर है। किसका मुख्यालय पूछा गया है, समुद्री संगठन का। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन लोग, अगला सवाल देखते हैं अपन। अगला जो सवाल है उसको समझते हैं कि जो G20 होता है, G20, ठीक है, G20 की एक ऐसी एजेंसी है जो खाद्य बाजार यानी फूड मार्केट की पारदर्शिता बढ़ाती है, ठीक है। तो G20 की एजेंसी जो खाद्य बाजार की पारदर्शिता बढ़ाती है उसका नाम क्या है, ये पूछा गया था। खाद्य बाजार की पारदर्शिता बढ़ाती है, उसका नाम क्या है, ये सवाल आया था पैट में। अच्छा सवाल है, पैट में नहीं मतलब UPSSC में आ चुका है ये। तो हम जितने भी UPSSC के एग्जाम हुए सबके PYQ करा रहे हैं। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है दोस्तों कृषि बाजार सूचना प्रणाली। कृषि बाजार
सूचना प्रणाली। ठीक है, क्या नाम है? कृषि बाजार सूचना प्रणाली। किसका नाम है कृषि बाजार सूचना प्रणाली? G20 की एक ऐसी एजेंसी जो खाद्य बाजार की पारदर्शिता बढ़ाती है। ठीक है, अब G20 की बात आ गई तो G20 के बारे में समझ लो कि G20 की स्थापना कब हुई। G20 की स्थापना हुई है दोस्तों 1999 में। ठीक है, 1999 में G20 की स्थापना हुई और इसमें शामिल कौन कौन, मतलब शामिल देश क्या हैं, शामिल कंट्रीज़। तो इसमें जो शामिल देश हैं वो तो दोस्तों 19 तो देश शामिल हैं इसमें। कितने? 19 देश। ठीक है, और 2 इसमें संघ शामिल हैं, यानी 19 तो देश शामिल हैं, 2 संघ शामिल हैं। और ये सवाल IAS 2023 की परीक्षा में पूछा भी गया था, उसमें स्टेटमेंट आया था कि इसमें कुल मिलाकर 20 देश शामिल हैं। तो ऐसा नहीं है, 19 देश शामिल हैं और 2 संघ शामिल हैं। कौन कौन से? एक तो यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन। कौन कौन सा? एक तो यूरोप का यूनियन और एक अफ्रीका का यूनियन। ये 2 सदस्य इसमें, 2 संघ इसमें शामिल हैं। तो G20 की स्थापना कब हुई? 1999 में, जबकि उसमें 19 देश शामिल हैं और 2 संघ शामिल हैं। ऐसे टोटल 21 इसमें हो गए, लेकिन 21 देश हो गए ये गलत हो जाएगा। 21 देश स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि 21 देश नहीं है, 19 देश हैं और 2 संघ हैं। ओके, अगर ये पूछा जाए कि शामिल सदस्यों की संख्या कितनी है तो 21 हो जाएगी, क्योंकि सदस्य तो 21 ही हो गए। लेकिन शामिल देश पूछा जाए तो इसमें 19 हो गए, और शामिल संघ पूछे जाए तो इसमें 2 संघ हैं, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। क्लियर है? ये भी अपन ने G20 समझ लिया। क्वेश्चन क्या था? G20 की ऐसी एजेंसी जो खाद्य बाजार की पारदर्शिता बढ़ाती है, उसका नाम क्या है? कृषि बाजार सूचना प्रणाली। आगे बढ़ते हैं साहब, अगला देखते हैं। ओके, अगला जो सवाल है वो ये है कि SDR प्रणाली का संबंध किस ऑर्गेनाइजेशन से है? SDR प्रणाली का संबंध किस संस्थान से है? तो SDR प्रणाली का संबंध है IMF से। IMF समझते हो आप क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। SDR प्रणाली क्या होती है? पैसों से संबंधित प्रणाली है, जिसमें कुछ बास्केट बनाई जाती है। वो एक बहुत गंभीर विषय है, बहुत गहरा विषय है, वो उतना आपको पेट में नहीं जानना। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि SDR प्रणाली का संबंध IMF से है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से है। और इसका जो हेडक्वार्टर है IMF का, वो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ, वॉशिंगटन DC में। ठीक है, DC जानते हो क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। कई बार तो ये DC पूछ लिया गया है कि वॉशिंगटन DC में DC क्या है। तो DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया, वॉशिंगटन DC। तो SDR प्रणाली के बारे में बात की जाए तो ये IMF से संबंधित है, और IMF का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। कब की गई थी? 1945 में। ऐसे ही जो अगला सवाल था वो पूछा गया था, विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो जब क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था 4 साल पहले, तब अध्यक्ष दूसरे थे। इस वक्त जो अध्यक्ष हैं वो हैं अजय बंगा। अजय बंगा इस वक्त हिंदुस्तान के हैं। अजय बंगा नाम से समझ में आ रहा होगा आपको। तो अजय बंगा इस वक्त विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। और विश्व बैंक की स्थापना के बारे में बात की जाए तो इसकी स्थापना भी 1945 में हुई, और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? वॉशिंगटन में ही, वॉशिंगटन DC में। और DC की फुल फॉर्म तो भी मैंने आपको बताई दी। DC की फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। ठीक है, DC की ये फुल फॉर्म क्या थी? ये लिखी ना, डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। ओके, अब एक आपको अगला सवाल है, वो आखिरी सवाल है आज का, कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल, जो कि एक पर्यावरण का NGO है, पर्यावरण का NGO है, मतलब पर्यावरण संबंधी NGO है। इसकी स्थापना 1971 में हुई, और इसका मुख्यालय पूछा गया है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, इस तरीके से हमने जितने भी आज तक सवाल पूछे गए ऑर्गेनाइजेशंस के, वो सारे आपको कराए। एक बार फटाफट रिवीजन करा दें। आज़ादी का दिवस है दोस्तों। मैं भी मतलब बहुत मैं कहता नहीं हूँ कि मैं बिजी हूँ, लेकिन सच में मतलब एक एक सेकंड की मेरी कभी कभी लगता है कि ये काम खत्म हो रहा है, दूसरा काम करना है। आप विश्वास नहीं मानेंगे दोस्तों, देखो 24 घंटे आपके पास हैं, 24 घंटे ही मेरे पास हैं, जिसमें से 10 घंटे की तो मैं नौकरी करता हूँ, कम से कम 10 घंटे, ज़्यादा हो जाए तो एक अलग बात है। इसके बाद फिर घर परिवार भी है मेरा। ठीक है, मेरे को अपनी फैमिली भी देखनी है। मैं घूमने का बहुत शौकीन हूँ, तो मुझे घूमना भी होता है। और आपके लिए यूट्यूब बनाना है, वो एक अलग चीज़।
कंटेंट बनाना है, टेस्ट सीरीज चल रही हैं वो भी देखनी है, पर्सनल लाइफ भी है, तो एक एक मिनट ऐसा भारी पड़ जाता है कभी कभी, लेकिन फिर भी मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि सब कुछ बैलेंस हो जाए। ठीक है, आगे देखो, ब्रिक्स के बारे में अपन ने बात करी थी। तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 में की थी जिम ओ नील नामक व्यक्ति ने, जिसने ब्रिक नाम का शब्द दिया था। इसमें एस पहले नहीं थी, ब्रिक नाम का शब्द दिया था, जो गोल्डमैन सक्स के एक अर्थशास्त्री थे। गोल्डमैन सक्स एक संस्था, उसके अर्थशास्त्री थे जिम ओ नील, जिन्होंने ब्रिक शब्द दिया। यानी प्रारंभिक सदस्य इसमें हो गए ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। ठीक है, ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। फिर ये इसकी जब ठडुआ ठेंगरी वाली अनऑफिशियल बैठक हो गई यूएन महासभा में 2006 में, यानी लड़की दिख गई साहब पहले बाहर कहीं 2006 में ही, और फिर बाद में घर परिवार देखा ऑफिशियली 2009 में, और रसिया में। घर परिवार कहाँ देखा है? रसिया में 2009 में। फिर इसमें साउथ अफ्रीका रोने लगा, मैं शामिल कर लो, मैं शामिल कर लो भैया, मैं तो है। जैसे फूफा जी कहते हैं अरे लड़की देखा है हमें नहीं ले गए, तो ऐसे ही साउथ अफ्रीका फूफा जी बन के बोला कि मैं चलो ले चलो, तो साउथ अफ्रीका आ गया 2010 में। और फिर ब्रिक था जो वो ब्रिक्स बन गया 2010 में। फिर 2025 में कुछ देश और रिश्तेदार रोने लगे, चाचा ताऊ पापा हम शामिल कर लो, हम शामिल कर लो। तो मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई इसमें शामिल हो गए, और आमंत्रित एक सदस्य को और कर दिया कि तुम कह के रूठे हो, तुम चले आओ। वो देश कौन सा है? सऊदी अरब। लेकिन अभी ये आया नहीं है, इसको सिर्फ इन्विटेशन भेजा है, निमंत्रण भेजा है इसको, सऊदी अरब को। इसी से संबंधित एक फोटो लोजा घोषणा है जो ब्रिक्स संबंधित है, और इसी संबंधित एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, जो 2015 में स्थापित हुई थी, और उसका मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, चाइना में। कहाँ है? शंघाई, चाइना में। और आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था, कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, CRA कहते हैं इसको, CRA का संबंध किस संस्थान से हो जाएगा? तो ब्रिक्स से ही हो जाएगा। तो फोटो लेजा घोषणा हो, चाहे न्यू डेवलपमेंट बैंक हो, चाहे CRA हो, तीनों का संबंध ब्रिक्स से ही है, ब्रिक्स। फिर अपन ने सार्क की बात करी थी। सार्क में इस वक्त 8 देश शामिल हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव। ओके, जिसमें म्यांमार ये जो यही 8 शामिल है, बाकी कोई शामिल नहीं है। और सार्क की स्थापना 1985 में हुई, यानी सार्क नामक कन्या का जन्म हुआ 1985 में ढाका, बांग्लादेश में, लेकिन ब्याह ठहके जे चल रही काठमांडू, नेपाल, और हेडक्वार्टर का बना लिया काठमांडू, नेपाल में, जबकि जन्म का हुआ था ढाका में। फिर भारत का अगला क्वेश्चन था, भारत आसियान का क्षेत्रीय भागीदार कब बना? 1992 में बना था। भारत आसियान का क्षेत्रीय भागीदार कब बना? 1992 में। आसियान की स्थापना 1967 में हुई। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता, इंडोनेशिया में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसके बारे में अपने को समझा था कि इसका हेडक्वार्टर लुसाने, स्विट्जरलैंड में है, और इसका गठन 1894 में हुआ था। कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ है? बताओ बताओ बताओ। 1894 में। कब हुआ? 1894 में। बोलो, 1894 में। हेडक्वार्टर कहाँ भैया? ओलंपिक खेलने कहाँ जाओगे? लुसाने जाओगे, लुसाने। ओके, लुसाने। फिर न्यायालय में जाके हंग दोगे तुम, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में, नीदरलैंड में। स्थापना इसकी 1945 में हुई थी। यूनाइटेड नेशंस का ये एक अंग है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, वियना, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना हुई है 1957 में। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई है? 1957 में, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। ओपेक, पेट्रोल भरवा लो, पेट्रोल पंप। ओपेक की स्थापना भी कहाँ हुई? वियना में। ये दोनों सेम है, परमाणु और पेट्रोल सब साथ में ही है। वियना, ऑस्ट्रिया में, और 1960 में इसकी स्थापना हुई। और स्थापना के लिए जो ओपेक का सम्मेलन हुआ था वो हुआ था इराक के बगदाद में, ठीक है। स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ? इराक के बगदाद में। जबकि ये पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वियना, ऑस्ट्रिया में। नाटो में शामिल नवीनतम देश, 32वां स्वीडन और 31वां फिनलैंड। 32वां स्वीडन और 31वां फिनलैंड। स्थापना हुई 1949 में। हेडक्वार्टर इसका बेल्जियम, ब्रुसेल्स में। ओके, ये फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, टेम्स नदी के किनारे ये ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइज कह रहा हूँ, अरे क्या हुआ, ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फुल फॉर्म। टेम्स नदी किनारे तो सॉरी लंदन है, जो समुद्री संगठन का मुख्यालय है। ओके, समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। और लंदन किस नदी किनारे है? टेम्स नदी के। समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लंदन। मैं 3-4 बार इसलिए बोलता हूँ कि आपके कानों में बार बार बात जाएगी तो शायद लंबे समय तक याद रहेगा। G20 की एजेंसी जो खाद्य बाजार की पारदर्शिता बढ़ाती है, उसका नाम क्या है?
तो G20 की ऐसी एजेंसी जो खाद्य बाजार की पारदर्शिता बढ़ाती है उसका नाम है कृषि बाजार सूचना प्रणाली। क्या नाम है? कृषि बाजार सूचना प्रणाली। जिसकी G20 की स्थापना कब हुई है? G20 की स्थापना हुई है 1999 में। इसमें फिलहाल 19 देश और 2 संघ शामिल हैं, यूरोपीय यूनियन और अफ्रीका यूनियन। SDR प्रणाली का संबंध किससे है? तो SDR प्रणाली IMF से संबंधित है, जिसमें IMF की फुल फॉर्म होती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो 1945 में स्थापित हुआ और हेडक्वार्टर कहाँ इसका? वाशिंगटन DC में। कहाँ है? वाशिंगटन DC में। डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया मतलब DC, वाशिंगटन DC। SDR प्रणाली IMF। अब विश्व बैंक का अध्यक्ष पूछा गया था, तो इस वक्त है अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा। नंगा नहीं है, अजय बंगा है, ठीक है। अजय नंगा नहीं है, अजय बंगा है भैया, बैंक वाला है, मजाक नहीं चलेगा, धुआं मचा देगा अभी। तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी, IMF की भी 1945 में हुई है और विश्व बैंक की भी 1945 में हुई है। दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। दोनों बहने हैं, बिल्कुल अगल बगल में, पड़ोसी हैं एकदम। फिर ये ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक पर्यावरण से संबंधित NGO है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, आज़ादी मनाते रहो, बेरोजगारी का अंत कर दो, ऐसी आज़ादी होनी चाहिए। स्माइल मारते हुए हैं एकदम। ओ देश मेरे गाना सुनो खूब, हाँ चल तेरा रहे माँ। बड़ा अच्छे अच्छे गाने हैं देशभक्ति के। एक गाना बहुत अच्छा है, जलवा तेरा जलवा जलवा जलवा, ऐसे गाना है ना, बड़ा अच्छा लगता है। स्माइल मारते हुए शुक्रिया।